हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स बाय डॉक्टर एस सिंह। स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं B.Sc सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में मैकेनिक्स का सब्जेक्ट हमने पूरे डिटेल में पढ़ा। कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में, जैसे कि मेरा अभी एक टॉपिक चल रहा है साथ साथ वेव्स और वाइब्रेशंस का। तो वाइब्रेशन के अभी 8 लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैंने, लेकिन टाइम टू टाइम इस सेमेस्टर में मैं वेव्स और वाइब्रेशन की जो सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़, उसको कंटिन्यू करूँगा। वो साथ साथ अपलोड होते रहेंगे। अभी सेकेंड ईयर में आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, और दूसरा सब्जेक्ट है वेव ऑप्टिक्स या लेजर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं कुछ यूनिवर्सिटी सिलेबस में, और कहीं कहीं पर सिंपली ऑप्टिक्स और लेजर्स का ही टॉपिक चलता है। तो बच्चे अभी इस सेमेस्टर में मतलब दिसंबर 2021 तक कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट हो जाए और ऑप्टिक्स भी कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टार्ट कर लेते हैं, और पहले हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पर ही फोकस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में या 2.5 मंथ्स में इसको कंप्लीट करें, और फिर उसके बाद ऑप्टिक्स के टॉपिक्स करेंगे। वाइब्रेशंस और वेव्स के टॉपिक्स कई बच्चों के सिलेबस में हैं जो अभी थर्ड सेमेस्टर में हुए हैं, है ना। तो उनके लिए मैं उस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके लेक्चर्स भी, उस सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी अपलोड करता रहूँगा। और एक और चीज़, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया अपना, टेलीग्राम ग्रुप इन्फिनिटी फिज़िक्स बाय डॉक्टर एस सिंह। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सिलेबस चाहिए होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरीज़ हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अपने जूनियर्स को, अभी आप सेकेंड ईयर में हो गए हो, है ना, तो आपने फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत करी सब बच्चों ने। अभी आप इतनी हेल्प करिए कि अपने जूनियर्स के साथ मेरे इस चैनल का लिंक शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं उन्होंने मैकेनिक्स का सब्जेक्ट अभी पढ़ना है। ठीक है, मैकेनिक्स के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट उनका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म भी मैंने ऑलरेडी, मैग्नेटिज्म मैंने डाल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। इवन आप लोग भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक देख सकते हैं। ये टॉपिक्स जो है ना IIT जैम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, अगर आपको लगता है कि आपको रिवाइज करने चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो फर्स्ट ईयर का कंटेंट अभी मैं नहीं अपलोड कर पाया था लास्ट ईयर, वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप वो लेक्चर्स भी देखिए। तो चलिए अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि मैं यूनिट 1 स्टार्ट करने वाला हूँ, विच इज़ बेसिक्स आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है, प्रोबेबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है ना, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का बिहेवियर जब स्टडी करना चाहते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनका मोशन अगर आप स्टडी करना चाहते हैं सिंगल सिंगल पार्टिकल का, तो उसके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स सेमेस्टर 4 में आपको एज ए सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक गैस है कंटेनर के अंदर, उस गैस के बिहेवियर को स्टडी करना है, उसका वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, उनमें क्या रिलेशंस हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ या पैरामीटर्स होते हैं इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। तो ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। अगर इतने सारे पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, लार्ज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होती है, तो उस केस में जो हमें मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। बेसिकली हम कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को जब स्टडी करना चाहते हैं तो हम एक एक पार्टिकल को पकड़ के उस पर तो लॉज ऑफ मोशन लगा नहीं सकते। मान लो मैं आपको कहूँ कि भाई गैस है कंटेनर के अंदर, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की क्या क्या वेलोसिटी होगी, तो क्या आप मुझे न्यूटन लॉ लगा के एक एक पार्टिकल पे, क्या मुझे आप बता सकते हो कि भाई हर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम वो सारे, बहुत सारे पार्टिकल्स की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इस तरह के पैरामीटर्स आएंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जैसे कि आपने कुछ +1 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी ये पैरामीटर्स करे हुए हैं। मतलब हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और हम इसके साथ साथ एवरेज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब वो पैरामीटर्स जो हैं जो हम सिंगल पार्टिकल के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हम कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके हेल्प से, उन चीज़ों की हेल्प से हम उस सिस्टम का बिहेवियर स्टडी करते हैं। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब एक गैस हो सकती है कंटेनर में, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं।
मतलब जब आपके पास लार्ज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है उसको सिस्टम बोलते हैं। अब सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और एक होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो अभी जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसमें हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब छोटा सिस्टम, छोटा सिस्टम मतलब जिसमें फ्यू पार्टिकल्स हैं, 5, 10, 15, तब तो आप उनके मोशन को, कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल का मोशन भी आप स्टडी कर सकते हो और फिर वहाँ से हमारे पास मोशन पैरामीटर या फिजिकल पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लाइक 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में फिर हमारे पास जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लॉज को यूज करना पड़ता है और फिर ये जितने भी लॉज हम स्टडी करेंगे ये थर्मोडायनेमिक्स से डायरेक्टली रिलेट करते हैं और फिर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लॉज से स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले जब हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करनी है तो हमें प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे प्योरी थ्योरी में लगने वाले। तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लो। अब वो सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग रैंडम डायरेक्शंस में इधर उधर मूव कर रहे हैं, किसी की वेलोसिटी कम होगी, किसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसी की उससे भी ज़्यादा होगी। तो एक इस केस में वेलोसिटी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब कि वो वाली वेलोसिटी जो ज़्यादातर पार्टिकल के पास होती है। जैसे आपके पास 1000 पार्टिकल्स हैं तो 1000 में से फॉर एग्जांपल 900 पार्टिकल्स की सेम वेलोसिटी है। तो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 900 पार्टिकल्स की वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इस तरह की चीज़ें जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, तो उस केस में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लॉज हमारी हेल्प करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करी जा सकती है। एक है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, क्लासिकल को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। वो यूज होती है जब हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के लॉज जहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, लाइक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, मतलब आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, 1 2 3 4 लेबलिंग कर सकते हो। अगर इस तरह के पार्टिकल्स हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स ही हैं बट वो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, यू कैन आइडेंटिफाई देम, तो उस केस में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है होती है वो तब यूज होती है जब हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होगा, मतलब जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वहाँ पे उस केस में भी फर्दर दो तरह की मैकेनिक्स बन जाती है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एक बन जाती है जिसमें हमारे पास बोसोन्स के साथ हम ट्रीट करते हैं। अभी बोसोन्स क्या होते हैं, जिनकी स्पिन इंटेग्रल होती है, उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। और इसी तरह से एक हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती है जो फर्मियंस के साथ इंटरेक्ट करती है, फर्मियंस के साथ डील करती है। अब फर्मियंस क्या होते हैं, हाफ इंटेग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इनकी स्पिन जो होती है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो हाफ होता है। थोड़ी बहुत चीज़ आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी रिगार्डिंग स्पिन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अभी हम इस सब्जेक्ट में पहले प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को स्टडी करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ स्टडी करेंगे, फिर हम बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और इस तरह से लास्ट में हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज तक जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी होता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस थोड़ी कम होती हैं। अभी आपको फोर्सेस वगैरह, वेक्टर्स वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिंपली आपको बेसिक आइडियाज़ प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी मैथमेटिकल टूल्स में से, और इसके साथ साथ जो भी फिज़िक्स के लॉज हैं हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे। सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो हम स्टडी करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ए गैस इन द चैम्बर, ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ स्टार्स। इवन अगर हम एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो गैलेक्सी फॉर्मेशन या स्टार्स को जब हम स्टडी करते हैं वहाँ पर भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हमारी बहुत हेल्प करती है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है ये हर उस फील्ड में हमारी हेल्प करती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल
सिस्टम दो तरह का होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक होता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में होते हैं फ्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पे वैसे माइक्रो सिस्टम को स्टडी नहीं करेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारे पास होते हैं मैक्रो सिस्टम्स। आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज़ें। तो जो मैक्रो सिस्टम होता है उसमें ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स जब इकट्ठे होते हैं तो हम उसको मैक्रो सिस्टम बोल देते हैं। अब हमें इस चीज़ों को कंटिन्यू करने से पहले प्रोबेबिलिटी पे जाना है, तो प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवेंट क्या होता है। इवेंट बच्चे एक एक्सपेरिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस किया, डाइस है मेरे पास, हम लूडो खेलते हैं, डाइस को शफल करके मैंने फेंका नीचे, थ्रो किया। या हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है, ताश खेलते हैं हम, उसमें से हमने शफलिंग करी और फिर हमने कार्ड किया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसको बोलते हैं इवेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दिए। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 4-5 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, 4 कंपार्टमेंट्स हैं इक्वल साइजेस के, मैंने कुछ बॉल्स उसमें थ्रो कर दी। तो ये सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इवेंट बेसिकली क्या होता है? इवेंट होता है एन एक्सपेरिमेंट जो हम कैरी आउट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, कोई फिनोमिना नहीं होगा, तब तक उसको स्टडी करने का मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए इवेंट इंपॉर्टेंट है। इवेंट के बाद नेक्स्ट है वेज। वेज होता है आउटकम, रिजल्ट। आउटकम क्या होगी? एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, उस कॉइन के 2 साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल। हमने उस कॉइन को टॉस किया, तो टॉस करना इवेंट है, ठीक है। अब उसमें से या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो वेज हैं। तो इस इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग देयर आर 2 वेज। 2 तरीके हैं, 2 तरीकों से ये इवेंट हो सकता है। ऐसे ही डाइस है, डाइस पे आपके पास 6 फेसेस होते हैं। तो आपने डाइस को थ्रो किया, वो एक्सपेरिमेंट बन गया। अब उसमें से 6 नंबर आया या 5 नंबर आया या 4 नंबर आया, ये वेज हैं। तो देयर आर 6 वेज जिसमें वो डाइस गिर सकता है नीचे ज़मीन पे। तो उस केस में 6 वेज हैं। इक्वली लाइकली वेज, इक्वली लाइकली वेज वो होते हैं जिनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है होने की, ठीक है। तो द आउटकम्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, टॉसिंग ए कॉइन की ही बात कर लेते हैं। तो हेड है या टेल है, ठीक है। हेड आने के भी चांसेस उतने ही हैं, टेल आने के भी चांसेस उतने ही हैं। या हेड आएगा या टेल आएगा। 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ सकता है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ सकता है। तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली वेज। अब मान लो मैंने कॉइन की एक साइड पे थोड़ा सा मटेरियल कुछ ऐड कर दिया, वहाँ पे कुछ मैंने और चिपका दिया वहाँ पे, ठीक है। अब हम उसको टॉस कर रहे हैं, तो एक साइड से कॉइन हैवी हो गया, अब उसके नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस केस में फिर वो जो 2 वेज हैं हेड या टेल के, दे आर नॉट इक्वली लाइकली वेज। तो इस तरह से इसको समझेंगे। इक्वली लाइकली का मतलब है कि जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। फेवरेबल वेज क्या होते हैं? फेवरेबल वेज होते हैं जो आप चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला गया कि भाई आपके पास एक डाइस है, ठीक है, ये डाइस है हमारे सामने, इस डाइस को नीचे फेंको और क्या होना चाहिए? 6 नंबर आना चाहिए। तो वो जो 6 नंबर आना है वो एक फेवरेबल वे है। आउट ऑफ 6 टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज हैं 6, बट जो फेवरेबल वे है जो हम चाहते हैं यहाँ पे वो है 1, क्योंकि मैं चाहता हूँ 6 नंबर आए ऊपर। अगर मैं चाहता हूँ 2 नंबर आए ऊपर, तो उसकी भी मतलब फेवरेबल वेज फिर भी 1 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो नंबर ऊपर आने वाला है ना उसमें कम से कम 3 डॉट्स होनी चाहिए, कम से कम 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक। तो कम से कम 3 डॉट्स का मतलब है कि उसमें 3 डॉट्स हो सकती हैं, या उस पर 4 डॉट्स हो सकती हैं, या उस पर 5 डॉट्स हो सकती हैं। कम से कम 3 का ये मतलब है, या उस पर 6 डॉट्स हो सकती हैं। ये आप समझ रहे हो? तो अब इस केस में मेरे फेवरेबल वेज कितने बने? अगर मैं बोल रहा हूँ कम से कम 3 डॉट्स होनी चाहिए, तो फेवरेबल वेज हैं 4, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेवरेबल वेज, जो आप चाहते हो, ओके। अगर मैंने मान लो हेड और टेल कॉइन को टॉस किया और मैं चाहता हूँ टेल आए,
तो एक वे है फेवरेबल और एक है अनफेवरेबल, दूसरा वाला अनफेवरेबल हो जाता है। आगे चलते हैं, इजी इजी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए लूडो खेलते हैं। ये वही एग्जांपल है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइस है और हम चाहते हैं कि भाई इस डाइस में 6 नंबर ऊपर आए, 6 नंबर चाहिए मुझे, मतलब 6 डॉट्स चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला भी मैं यहीं पे समझा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल वेज क्या होती है? इसको P से डिनोट करेंगे, ऊपर लिखेंगे स्मॉल m है नंबर ऑफ फेवरेबल वेज और डिनोमिनेटर में लिखेंगे n है टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज, बहुत आसान है ये, आपको पता ही है। देखो तो P इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज में चाहता हूं 6 डॉट्स आए तो वो 1 है, और टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हैं। 6 तरीके से ये डाइस गिर सकता है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। अभी जैसे लास्ट केस में पहले बोला था कि एटलीस्ट 3 डॉट्स होनी चाहिए, तो उस केस में जो फेवरेबल वेज थे एटलीस्ट 3 डॉट्स, कम से कम 3 डॉट चाहिए मुझे ऊपर। ठीक है, तो जो फेवरेबल वेज थे उस केस में वो 4 था, और टोटल नंबर ऑफ वेज जो n है कैपिटल N से डिनोट करेंगे वो तो 6 ही रहेगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी आएगी 4/6 मतलब 2/3। ये है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है मैक्सिमम P मैक्स 1 होता है। और अगर हमारे पास Q है, Q प्लस P वो भी 1 रहता है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल वेज, मतलब जो नहीं हम चाहते उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल, जो हम नहीं चाहते, इसको डिलीट कर देते हैं, आगे करेंगे जाके। चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है, कार्ड्स की एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पे। अभी आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं एक पैक में? 52 कार्ड्स होते हैं। तो मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि 52 कार्ड्स का एक पैकेट है, उसमें से आपने क्वीन निकालनी है बाहर, तो 52 कार्ड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं 52, तो कैपिटल N यहाँ पे 52 हो जाएगा। ठीक है, और मतलब 52 अलग अलग तरह के कार्ड्स निकल सकते हैं ना वहां से, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज 52 हो गया। अब उसमें से एक क्वीन निकालनी है। कितनी क्वींस होती हैं एक पैकेट के अंदर? 4 क्वींस होती हैं, अलग अलग तरह की 4 क्वींस होती हैं। तो स्मॉल m यहाँ पे 4 हो जाएगा और कैपिटल N यहाँ पे 52 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन इज 4/52 मतलब 1/13। इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आपको बोल दिया कि क्वीन ऑफ हार्ट चाहिए, पान वाली क्वीन चाहिए, तो क्या करेंगे? ठीक है, अब पान वाली क्वींस कितनी होती हैं? पान वाली क्वीन तो एक ही होती है, ओनली 1, तो इस केस में स्मॉल m 1 रहेगा। ठीक है, और कैपिटल N तो वही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वेज तो 52 है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। अगर आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए क्वीन ऑफ पान की क्वीन आपके पास ना आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और पान की क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कम है। आप वैसे भी सोचिए कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आप चाहते हो कि भाई पान की क्वीन बाहर ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कितनी होगी? बड़ा आसान है, उसको हम Q मान लेते हैं। तो लेट अस राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए क्वीन ऑफ हार्ट, वो क्या होगी? बहुत आसान है, उसको हम बोल लेते हैं Q। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 51 कार्ड्स ऐसे हैं जो क्वीन ऑफ हार्ट नहीं है, तो इस केस में स्मॉल m हो जाएगा 51, टोटल नंबर ऑफ वेज हैं 52, तो उस केस में P आ जाएगा 51/52। अब एक बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको हम ऐसे करते हैं, P की बजाय ना Q से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, Q से डिनोट कर लेते हैं। चलिए इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें P प्लस Q, तो वो बनेगी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो वो कितनी आएगी? 1/52 प्लस 51/52 और 1 आएगी। तो इसमें ना ये होती है फेवरेबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, प्रॉब ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। अब ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है, ये 2 से ज़्यादा
सक्सेसिव इवेंट्स के लिए भी वैलिड है। मतलब मान लो मेरे पास अगर 3 कॉइन्स हैं, हर किसी कॉइन के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो 2 होंगे, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस केस में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, एक सिंपल एग्जाम्पल। वही 2 कॉइन्स हैं मेरे पास, ठीक है, तो ये उसकी पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, ये हो सकता है। ठीक है, चारों में से 2 कॉइन्स हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली मैंने टॉस किया है। ओके, अब दोनों हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों हेड आए तो ये हो गया फेवरेबल वे, तो स्मॉल m फेवरेबल वे 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ वेज इस केस में 4 है, वो मैंने n1 n2 से फाइंड किया। तो इस केस में दोनों हेड ऊपर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्मॉल p इज इक्वल टू 1/4। दोनों टेल ऊपर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी, वो भी एक ही केस है। लेकिन एक हेड आए और एक टेल आए, उस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर एक हेड चाहते हो एक टेल चाहते हो, तो उस केस में मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो पहला टेल हो सकता है, दूसरा हेड हो सकता है, या पहला हेड हो सकता है, दूसरा टेल हो सकता है। तो उस केस में स्मॉल m टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज वो 2 है, और कैपिटल N 4 ही रहेगा। उस केस में P का आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से आपने इसको समझना है कि कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सिंपल सी एग्जांपल। मान लो आपके पास 3 कॉइन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे 8 हो गया। अब आप चाहते हो कि आपके पास टेल टेल हेड, मतलब 2 टेल आए, 2 टेल्स हों और एक हेड हो, ये हम चाहते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो पहले आपको सारी कॉम्बिनेशंस बना के लिखनी पड़ेंगी, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। हेड 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 से स्टार्ट कर लो आप, तीनों हेड हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है फर्स्ट वाला, अगले वाले दोनों टेल हो सकते हैं। हेड को सेंटर में ले आओ, अभी हम एक ही हेड रख रहे हैं, उसको सेंटर पे ले आए, फिर उसके बाद हम इस हेड को लास्ट में ले गए। तो सिंगल हेड वाले यही केसेस बनते हैं, या तो सिंगल हेड पहला होगा, या दूसरा वाला कॉइन हो सकता है, या तीसरा वाला हो सकता है। अब हम 2 हेड्स करेंगे, तो 2 हेड्स की कॉम्बिनेशन ये बनेगी, या पहले वाले दोनों हेड हो सकते हैं, तीसरा टेल होगा, या पहला वाला टेल हो जाएगा, अगले वाले दोनों हेड हो जाएंगे। यही 2 केसेस बनते हैं 2 हेड्स के लिए। और या हो सकता है कि H दोनों फर्स्ट और थर्ड कॉइन हो और टेल सेंटर पे हो, है ना, एक ये पॉसिबिलिटी है। और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि तीनों ही कॉइन्स के टेल ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो ये देखिए टोटल 8 नंबर ऑफ वेज यहाँ पे बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ 2 टेल्स आएँ और एक हेड आए। ये नहीं हमें पता कि पहले वाले 2 टेल्स होने चाहिए, तीसरा वाला हेड, ऐसा नहीं। केवल हमें सिर्फ ये चाहिए कि उन तीनों में से कोई भी 2 टेल होने चाहिए और एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 2 टेल्स हैं, यहाँ पे 2 टेल हैं, यहाँ पे 2 हैं, और कहीं पे देखेंगे, हाँ, तो 2 टेल्स 3 बार ऐसा हो रहा है कि 2 टेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो फिर हमारे पास इस केस में जो फेवरेबल वेज आ जाएंगे स्मॉल m वो 3 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज 8 ही रहेगा, तो स्मॉल p आ जाएगा 3/8। तो ये कुछ कंपाउंड इवेंट्स की एग्जांपल्स हैं। आपको पहले टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए, फिर उसमें से देख लेना फेवरेबल क्या है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जैसे अगर यहाँ पे बोला होता कि तीनों ही हेड ऊपर होने चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, उस केस में स्मॉल m 1 हो जाता हमारे पास। तो इस तरह की एग्जाम्पल्स आ सकती हैं एग्जाम्स में। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। वही सेम सिचुएशन है कि या तो सक्सेसिव इवेंट्स हैं हमारे पास या साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं। तो मान लो कोई इवेंट ए है मेरे पास, उस केस में प्रोबेबिलिटी है मेरे पास m1/n1। उस इवेंट्स के टोटल नंबर ऑफ वेज n1 है और फेवरेबल वेज m1 है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी p1। ऐसे ही कोई इवेंट बी करवाया मैंने या उसके बाद करवाया, दोनों साइमल्टेनियसली करवाए, उस केस में प्रोबेबिलिटी हमारे पास p2 है, उसको हम लिख सकते हैं m2/n2। m2 हैं उस सेकेंड इवेंट के एक्सपेक्टेड वेज या फेवरेबल वेज, और n2 है टोटल नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ पे अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो बेसिकली हो जाएगा, जैसे टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाता है मेरे पास n इज इक्वल टू n1 इंटू n2, ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज भी हो जाता है m1 इंटू m2। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगर मुझे p निकालना है तो m/n होगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ
फेवरेबल वेज हैं उसको आप लिख सकते हो m1 इंटू m2 और n को लिख सकते हैं n1 इंटू n2। इसको अलग अलग करके लिख लेंगे अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो सिंपल है बहुत कि भाई अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P1 है, सक्सेसिव इवेंट कोई उसके बाद किया हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी P2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जो भी हमने पीछे एग्जांपल्स करी हैं वहाँ पे ये चीज़ होल्ड कर रही है। तो इस प्रिंसिपल को भी हम वेरियस सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। हाँ देखिए, एक मेरे पास डाइस है और एक पैक ऑफ कार्ड्स है, दोनों इंडिपेंडेंट है। डाइस को थ्रो करेंगे, पैक में से एक कार्ड निकालेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे 4 नंबर आना चाहिए, ठीक है, और पैक ऑफ कार्ड में से क्वीन आनी चाहिए, ठीक है। टोटल 4 क्वींस होती हैं। तो कंपाउंड इवेंट बन गया, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इस केस में टोटल प्रोबेबिलिटी हमें P फाइंड करनी है, तो वो P1 इंटू P2 होगा, ठीक है। P1 कैसे निकलेगा, सिंपली 4 नंबर चाहिए, तो P1 इज़ 1/6, क्योंकि 4 नंबर आने के चांसेस 1 हैं से 6 में से सिर्फ एक ही फेस ऐसा है जहाँ पे 4 डॉट्स लगी होंगी, और टोटल नंबर ऑफ वेज वहाँ पे 6 है। और क्वीन के केस में, सेकंड केस में जो प्रोबेबिलिटी आएगी, टोटल नंबर ऑफ वेज 52 है जो नीचे आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास है कि भाई हमें क्वीन चाहिए, टोटल 4 क्वींस हैं, तो वो 1/13 आएगा। दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 इंटू 1/13, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/78। दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह से अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं वहाँ पे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि भाई डाइसिंग में से जैसे कि 4 नंबर चाहिए और कार्ड में से एक क्वीन चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो इस तरह से 1/78 हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल काफ़ी जगह अप्लाई हो जाता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको और डिटेल में समझ आ जाएंगी चीज़ें। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग, हाँ ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, स्क्रीन पे शो हो रही है। हमारे पास एक कार्ड्स का पैकेट है, 52 कार्ड्स हैं, और हमने इसमें से 2 कार्ड्स निकालने हैं इन सक्सेशन। पहले हमने कार्ड 1 निकाला, फिर कार्ड 2 निकाला, और हम चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करो कि भाई दोनों कार्ड्स जो है वो किंग के हों, ठीक है। देखो ध्यान से समझेंगे, जब हमने फर्स्ट कार्ड को निकाला तो देयर आर टोटल 4 किंग्स, 4 किंग्स होते हैं ना, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज स्मॉल m 4 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ वेज जो है कैपिटल N वो 52 है। तो आपने जब फर्स्ट कार्ड निकाला वो किंग का है या नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी P1 निकल आएगी 4/52, 1/13, ठीक है। अब एक कार्ड बाहर आ गया, पीछे कितने कार्ड बचे, 51। तो सेकंड केस में जो हमारे पास n रहेगा वो रहेगा 51। टोटल नंबर ऑफ वेज अभी 51 है, अभी 51 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड हम निकाल चुके हैं और हमने मान लिया कि वो किंग ही था, तो इस केस में जो सेकंड कार्ड है वो भी किंग होगा, उसके लिए फेवरेबल वेज अभी 3 बचे हैं। तो यहाँ पे फिर अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं P2, तो दैट इज़ 3/51। 3/51 मतलब 1/17। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग इज गिवन बाय 1/221, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब अगर एक इवेंट दूसरे को होने से रोके तो उसके बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब है यहाँ पे अभी 2 इवेंट्स मेरे पास या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट prevents the occurrence of another, event, then those are called mutually exclusive events। अब मान लो आपने 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स करे A और B, और A इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी आई किसी चीज़ के होने की वो PA है, और दूसरे इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी आई किसी चीज़ के होने की वो PB है। तो इस केस में अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है ना, तो वो फॉर्मूला होता है PA फर्स्ट प्रोबेबिलिटी प्लस सेकेंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे दोनों को हमें ऐड करना पड़ता है। अब हम एक एग्जाम्पल को पहले समझेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो मान लो आपके पास 52 कार्ड्स हैं,
और आप उसमें से दो कार्ड्स, कोई भी दो कार्ड्स निकालना चाहते हो, 2 कार्ड्स आप उसमें से ड्रॉ करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि उसमें से एटलीस्ट वन शुड बी एस ऑफ हार्ट, ये आप चाहते हो, ठीक है, एस ऑफ हार्ट। अब एक पैकेट में सिर्फ एक ही एस ऑफ हार्ट होता है, आपने दो निकाले। अब अगर आप दो कार्ड्स निकाल रहे हो तो अगर एक एस ऑफ हार्ट है तो दूसरा नहीं होगा फिर, और अगर दूसरा वाला एस ऑफ हार्ट है तो पहला नहीं होगा। तो यहाँ फर्स्ट दूसरे को प्रोहिबिट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। इस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं इसको, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हो सकती है कि मान लो उसी 52 कार्ड्स का एक पैकेट है मेरे पास, और उसमें से आप सिंगल कार्ड निकालना चाहते हो, और आप चाहते हो कि या तो वो किंग हो, कोई भी किंग हो सकता है, और या वो क्वीन हो, कोई भी क्वीन हो सकती है। 4 क्वींस होती हैं, 4 किंग्स होते हैं। तो अब अगर आपने सिंगल कार्ड निकाला, एक ही कार्ड निकालना है, और अगर वो किंग हो गया फिर वो क्वीन नहीं होगा, और अगर वो क्वीन का कार्ड है फिर वो किंग का नहीं होगा। मतलब एक का होना दूसरे को प्रिवेंट कर रहा है। तो सच काइंड्स ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बड़ा ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा कि भाई किस कैटेगरी में आ रहा है। क्या हमने टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे लास्ट केस में किया था, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। लेकिन अगर इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि एक का होना दूसरे को प्रोहिबिट कर रहा है, तब टोटल प्रोबेबिलिटी जब आपको कैलकुलेट करनी है, दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपको ऐड करना है, ठीक है। चलिए हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को कर ही लेते हैं अभी, जो मैंने अभी आपको दी। तो ये हमारे पास वही फर्स्ट एग्जाम्पल है कि दो कार्ड्स हमने निकालने हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस ऑफ हार्ट। तो बच्चे सीधी बात है कि एस ऑफ हार्ट उसमें सिंगल ही होती है। तो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो आएगी P1 वो आएगी 1/52, क्योंकि एस ऑफ हार्ट एक ही होती है, ठीक है। तो वो हमने फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली हमने फाइंड करना है, तो ये हो गया। ओके, अब सेकंड वाला जो कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी कि भाई वो भी एस ऑफ हार्ट हो, कितनी होगी, ठीक है, एटलीस्ट 1 चाहिए, दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो उस केस में भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल वेज एक ही है और टोटल नंबर ऑफ वेज 52 है। यहाँ दोनों केस में 52 आ रहा है क्योंकि हमने साइमल्टेनियसली दोनों को निकालना है, पिक करना है, ठीक है। चलिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कि भाई दो कार्ड्स निकाले हैं और दोनों में से कम से कम एक एस ऑफ हार्ट हो, वो बनेगा P1 प्लस P2, दोनों को ऐड करना है। 2/52 1/26, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। आई होप आपको एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब समझ आ रहा है। फिर से ध्यान से सुन लो कि अगर आपने पैकेट में से दो कार्ड निकाले और उनमें से एक एस ऑफ हार्ट हो, तो अगर पहला हुआ तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हुआ तो पहला नहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे को प्रोहिबिट कर रहे हैं। और नंबर ऑफ फेवरेबल वेज 1 है, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स में से एक ही कार्ड है एस ऑफ हार्ट का, और टोटल नंबर ऑफ वेज 52 है दोनों के केसेस में, हैं साइमल्टेनियस इवेंट्स। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी। सेकंड वाली एग्जांपल देखिए, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। अब सिंगल कार्ड निकाला मैंने, एक कार्ड, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कार्ड टू बी आइदर ए किंग और ए जैक। अब कैसे होगा, देखो, हमने सिंगल कार्ड निकाला, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज 52, सिंगल कार्ड मैंने निकाला, तो स्मॉल m जो हो जाएगा फर्स्ट केस में कितना होगा, देखो हम चाहते हैं या वो किंग हो या वो जैक हो। तो टोटल किंग्स कितने होते हैं, 4, तो स्मॉल m यहाँ पे 4 रहेगा। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी P1 आ जाएगी 4/52, मतलब 1/13, ठीक है जी, ये आ गई। अब बच्चे सेकंड केस में कि वो जैक हो, कार्ड तो हमने एक ही निकाला ना, तो सेकंड केस में भी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, क्योंकि देयर आर 4 जैक्स, तो स्मॉल m 4 ही रहेगा और जो n है वो 52 ही रहेगा, क्योंकि कार्ड तो एक ही निकालना है। टोटल नंबर ऑफ वेज 52 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/13 रहेगी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी आइदर ए किंग और ए जैक, वो कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2, मतलब 2/13। दिस विल बी द आंसर, ठीक है जी। तो ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये सब तरह के इवेंट्स को ना एक बार रिवाइज कर लो ध्यान से, कॉपी पे नोट्स बना लेना
और अपने माइंड में रिकॉल कर लेना, ताकि आपको समझ हो कि किस केस में P1 इंटू P2 कैलकुलेट लगाना है हमें और किस केस में P1 प्लस P2 लगाना है फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, दिस इज ए बॉक्स, डब्बा। इस डब्बे के अंदर मैंने 4 कंपार्टमेंट्स बना दिए। जस्ट मार्कर लिया, मार्कर से मैंने बाउंड्रीज बना दी, सेंटर से कैसे लाइन ड्रॉ करी, कैसे लाइन ड्रॉ करी, और 4 कंपार्टमेंट्स बना दिए। अब इन चारों कंपार्टमेंट्स का साइज जो है इक्वल है, इक्वल साइज चारों का, ठीक है। और एक बॉल है मेरे पास, इस बॉल को मैंने इस बॉक्स के अंदर डाला और उसको अच्छे से शफल कर दिया बॉक्स को। तो अब ये बॉल इन चारों कंपार्टमेंट में से किस में जाएगी? इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इक्वल इसलिए है प्रोबेबिलिटी क्योंकि चारों का साइज बराबर है। अब ये बॉल इस फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? स्मॉल m 1 हो जाएगा, कैपिटल N 4 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। मतलब इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 1/4। इक्वल प्रोबेबिलिटी है हर जगह, ठीक है। तो मतलब अगर किसी सिस्टम में ऐसा हो रहा है कि भाई एक इवेंट के फर्स्ट तरीके से होने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे तरीके से होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चारों कंपार्टमेंट्स का साइज इक्वल है। अगर हम यहाँ पे इस तरह की बाउंड्रीज बना देते फिर ये प्रिंसिपल होल्ड नहीं करता। इस तरह की बाउंड्रीज, कंपार्टमेंट 1 2 3 4, तो कंपार्टमेंट 4 में बॉल के गिरने के चांसेस सबसे कम है क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है, और कंपार्टमेंट 1 में बॉल के गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो हम अभी आगे जाके ना इस तरह से कंपार्टमेंट्स में पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ पे हमारा ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं फटाफट। तो अकॉर्डिंग टू दिस principle we can choose या we can assume equal probability for equally likely events। क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स ही है ना यहाँ पे, तो हम उनके लिए प्रोबेबिलिटी इक्वल अज्यूम कर सकते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, और ये अप्लाई वहीं पे होगा जहाँ पे हमारे पास इक्वल साइज के कंपार्टमेंट्स होंगे, जहाँ पर इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, वहाँ पर ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए एग्जांपल, एक बॉक्स है, उसके 4 इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर वो लग जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे है कि भाई हमने एक बॉल उस बॉक्स में फेंकनी है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल है वो कंपार्टमेंट 1 में जाके गिरे। तो एक ही कंपार्टमेंट 1 है, वो ज़्यादा तो है नहीं, तो उसके लिए m1 हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। और देयर आर टोटल नंबर ऑफ वेज 4 हैं, क्योंकि देयर आर टोटल 4 कंपार्टमेंट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा P1 1/4। फिर है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है वो कंपार्टमेंट 1 में ना गिरे। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। तो नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी को Q1 लिख लो और 1 माइनस P1 कर दो। 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो जो बॉल है वो कंपार्टमेंट 1 में ना गिर के किसी और में गिर जाए, किसी भी और में गिर जाए, ठीक है। और लास्ट है what is the probability that the ball is either in compartment 1 or in compartment 2। अब अगर बॉल कंपार्टमेंट 1 में चली गई तो 2 में नहीं जा सकती, 2 में चली गई तो 1 में नहीं जा सकती। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कि एक बॉल कंपार्टमेंट 1 में ही गिरे 1/4, और सेकेंड प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कि वो कंपार्टमेंट 2 में ही गिरे, वो भी 1/4 ही है। दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आंसर आएगा P1 प्लस P2 मतलब 2/4 मतलब 1/2/4 मतलब 1/2, ये आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट का आंसर ये है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हमारे पास अभी एक बॉक्स है, उसमें 9 इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स हैं। 4 बॉल्स हमारे पास हैं, उनको हमने बॉक्स के अंदर थ्रो करना है। अभी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सारी की सारी बॉल्स हैं वो किसी एक कंपार्टमेंट में जाके गिर जाएं।
तो पहले हम फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं P1, वो हो जाएगी 1/9। ठीक है, टोटल 9 कंपार्टमेंट्स हैं, सिंगल बॉल है, एक कंपार्टमेंट में जाके गिरे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 है। अब दूसरी वाली बॉल जो है वो भी उसी कंपार्टमेंट में जाके गिरे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/9 है। ठीक है, और अब ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, मतलब एक कंपार्टमेंट में जाके बॉल गिरी, फॉर एग्जांपल कंपार्टमेंट नंबर 1 में बॉल जाके गिरी फर्स्ट बॉल। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में सेम क्वेश्चन ही है, बट अभी ये है कि वो कंपार्टमेंट कोई भी हो सकता है। पहले था गिवन कंपार्टमेंट, अब वो कंपार्टमेंट 9 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास 4 बॉल्स हैं, उन 4 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी किसी एक कंपार्टमेंट में गिरने की हमने फाइंड करी हुई है ना। तो वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास P ऑलरेडी है, जो चारों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक कंपार्टमेंट में गिरने की। अब वहां पे टोटल नंबर ऑफ 9 वेज हैं जिसमें ये चारों बॉल जाके गिर सकती है। और अगर मान लो फर्स्ट कंपार्टमेंट में चारों बॉल जाके गिर गई तो फिर किसी और में जाके नहीं गिरेंगी, सेकंड में गिर गई तो फिर किसी और में नहीं जाएंगी, है ना। तो मतलब जो चॉइस ऑफ कंपार्टमेंट है कि किस में जाके बॉल्स गिर रही हैं, इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली वर्ड है, हाँ, मतलब जो चॉइस ऑफ कंपार्टमेंट है कि ये बॉल कौन से कंपार्टमेंट में जाके गिरेगी, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। तो इस केस में अभी हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो इस तरह की, हमें 9 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, मतलब 1/9 रेज टू पावर 4 प्लस 1/9 रेज टू पावर 4, ऐसे करके 9 टाइम्स। ठीक है, तो वो बेसिकली हो जाएगा 9 इंटू 1/9 रेज टू पावर 4, तो आंसर आ जाएगा 1/9 रेज टू पावर 3। दिस विल बी द आंसर, कि वो कोई भी कंपार्टमेंट हो सकता है। तो अब कंपार्टमेंट की चॉइस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सेकंड एग्जांपल थी। तो इस तरह की एग्जांपल्स और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी बुक्स में इस तरह की एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। वैसे आपने मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी के टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं, इट वाज जस्ट ए रिकॉलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अभी हम नेक्स्ट क्लास में माइक्रोस्टेट्स के बारे में बात करेंगे और एक पर्टिकुलर एग्जांपल है उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।